मैंने सर का दौरा ठहराया। सबसे पहले नागपुर जेल का दौरा ठहराया। जेल में हमने एंट्री की और एंट्री करने के बाद में 4.5 घंटे सर ने सारा एक एक जायजा वहां का जेल का लिया। कैदियों को खाना कैसे मिलता, कैदियों को रहने की कैसी जगह है, कैदियों को कौन सी सुविधा दे रही है, ह्यूमैनिटी कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन ने जो गाइडलाइन की गई वो फॉलो हो रही कि नहीं, सारी चीजें समझ में आई। हम लोग थक गए, सर नहीं थक रहे थे। 4.5 घंटे के बाद में जब दौरा खत्म होता है, मुझे बुलाया जाता, सारे लॉयर्स को बुलाया जाता, बैठते। और सर ने कहा मेरे 4.5 घंटे के दौरे में मुझे एक चीज समझ में आई कि 10-10 साल से यहां पर कैदी रिहा नहीं हुए। उसका रीजन यह है कि किसी के पास 1000 रुपए नहीं है, किसी के पास 2000 रुपए नहीं है, किसी के पास 10,000 रुपए नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बोला सर इसके पैसे कौन भरेगा? कितने कैदी है? तो 21 कैदी है। कितना पैसा होता? 2,45,000 होता। मैं दे रहा हूं, कल से केसेस पुटअप करिए। 4 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाती है और 5 दिन बाद 18 कैदी जेल से छूटते हैं। क्यों? कि 1000 और 2000 और 10,000 उनके पास भरने के लिए पैसे नहीं थे। और सबसे मेन बात जो कि मेरे आंखों से उस दिन आंसू निकल गए, सर ने बोला मुझे कि मैं तो नहीं हूं वहां पर, जेल के सामने मैं हूं नहीं, आप जाइए और जो लोग छूटते हैं उनका एक इंटरव्यू लीजिए, उनसे बात करिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा। जितने कैदी निकल रहे थे सब भाग रहे थे कि हमको डबल से पकड़ना लिया जाए। हम तो छूटे क्योंकि 10 साल बाद हमने जेल के बाहर की हवा देखी है, जेल के बाहर का आसमान देखा है। एक महिला आराम से निकल रही थी, उसके साथ में छोटी 4 साल की बच्ची थी। मैंने पूछा सर ने तो आपको भी छोड़ा है, आप क्यों नहीं जोर से भागी? मैं रास्ता देख रही थी कि कोई मुझे पूछे, तो मैं बताना चाहती हूं कि मेरी बच्ची जो 4 साल की है, जेल में पैदा हुई थी, उसके 4 साल बाद आज जेल के बाहर का आसमान और खुली हवा देख रही है। तो ये प्यारे खान सर का एक ओहदा है कि जो इन्होंने करा है। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे लोग उम्रा जाते हैं, हज को जाते हैं। नागपुर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। 65 उम्राओं के हाजियों के पैसे एक एजेंट लेकर भाग गए। सारे हाजी, दूसरे दिन फ्लाइट है, किसी ने घर में कुरान खानी रखी थी, किसी ने खाना रखा था, सबको बुलाया, मेहमान आए कि बड़े खुशी से मिले और दूसरे दिन एयरपोर्ट पे जाना है करके सबको छोड़ने गए। 5 बजे एयरपोर्ट से फोन आता है कि हमारी फ्लाइट नहीं है, हमको बोला जा रहा है कि एयरपोर्ट पे हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, हमारे पासपोर्ट भी हमारे पास में नहीं है। 5 बजे 5:30 बजे जब सर को फोन आता है रात को, कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष आज तक क्या ऐसा हुआ है कि जिसने 5:30 बजे रात को फोन किया है? मुझे फोन आता है सर का कि आप एयरपोर्ट जाइए, जितने 65 हाजी थे उनसे बात करिए, क्या हुआ? तो बताया गया कि सर हमने 2-2 लाख रुपए भरा था उम्रा जाने के लिए, हमारे पासपोर्ट भी नहीं है, एजेंट फोन बंद करके रखा हुआ है। तो मैंने तुरंत सर को बताया, सर बोले कि एफआईआर करो। तुरंत उन्हें ले गया, नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर की। 60-65 जितने भी हाजी उम्रा के लोग थे उनकी लिस्ट मैंने सर को बोला, वो सर को पास बुलाया, सब रोने लगे। सर हमने बोले कि हम क्या करना, क्योंकि हमारे पैसे तो चले गए, अब हम उम्रा कैसे करें? एक व्यक्ति था जो शायद बाजार में टी शर्ट बेचता था, 100 रुपए 200 रुपए की 2 टी शर्ट बेचता था। और सर को बोला सर मैंने 100 रुपए जमा करके मेरे अम्मी को हज भेजने के लिए, उम्रा भेजने के लिए पैसे जमा किए थे, वो एजेंट को दिए थे, एजेंट लेकर भाग गया। सर ने तुरंत कहा कितने लोग हैं? 65 लोग हैं, कितना पैसा होता? 85 लाख रुपए होता। दूसरे दिन व्यवस्था की और सबको उम्रा के लिए भेजा। ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सब प्यारे खान सर। तो ये तो सर के ऐसे बहुत सारे किस्से मैं बताते जाऊंगा, लेकिन मेरा विषय रह जाएगा। हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है। मुलांचा संरक्षणाचा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असेल तो बाल संरक्षण आहे।
जे ऍक्ट असेल, पॉक्सो असेल, चाइल्ड मॅरेज ऍक्ट असेल, जुनाई जस्टिस ऍक्ट असेल, हे सगळे कायद्याच्या बाबत मी एक कारवाई केली मधात. मला सांगायला काही प्रॉब्लेम होणार नाही इकडे, तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मी पण कारवाई केली नाही. यवतमाळ तालुक्यातील वनी एक गाव आहे. मराठी में बोल रहा हूं, शायद आपको समझ आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं. वनी हा गाव आहे. तिथून 23-24 मुलं ही गावाला निघासाठी निघाली. बिहारची सगळी मुलं होती. आल्यानंतर टीसीला दिसली. टीसीला वाटलं की एका सोबत इतकी छोटी छोटी मुलं, त्याच्या 6 वर्षाचा, 7 वर्षाचा, 9 वर्षाचं, 10 वर्षाचं मूल आहे, कांद्यावर बॅग आहे, आणि हे सगळे कुठे जात आहेत. एखादा घोडका दिसला, आता सरळ सरांनी इकडे सांगितलं की एखादा टोपीवाला, एखादा दाढीवाला दिसला की लगेच शंका येते ना लोकांना की कोण आहेत काय. तसं इतकी सगळी मुलं दिसली, सगळ्यांच्या टोप्या होत्या, हाजी रुमाल होत्या सगळे, आणि एक मौला नव्हता फक्त. टीसीने फोन केला. आरपीएफ जीआरपी ची टीम आली. जीआरपी सगळ्यांना विचारलं की तुमच्याकडे कुठले कागद आहेत. तुम्ही मदरसेला गेला, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही शिक्षणाला, तिकडे काहीच प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही जर एका जिल्ह्यातून, एका राज्यातून तिकडे आलात, तर तुमच्याकडे काय कागद आहेत. त्यांनी मौलानांनी कुठलीच अधिकृत कागद दाखवली नाही. आरपीएफने जीआरपीएफने ताब्यात घेतलं. आरपीएफ जीआरपीएफने ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांचं पहिलं कर्तव्य आहे की डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर किंवा रेल्वे चाइल्ड यांच्या टीमला बोलवणं आणि त्यांनाही माहिती देणं. त्याकडून माझी टीम तिथेच होती, रेल्वे चाइल्ड यांची. त्यांनी लगेच मला फोन करून बोलवून घेतलं आणि सांगितलं की सर असे असे मुलं मिळाले. मग मी लागलीच, माझी टीम गेली, मी सगळी माहिती घेतल्यानंतर मला कळलं की तिथे मुलं आहेत. मी मौलाना विचारलं की तुम्ही एका राज्यातून आपने 22, 23, 24 बच्चे लाए हैं, और आपने जब बाहर से, बिहार से, बाहर राज्यों से आपने बच्चे लाए, आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाया, आपने जुनाई जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कुछ कार्रवाई की. तो बोले नहीं सर, हमारे पास तो मदरसा है, हम चलाते हैं. मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आरपीएफ ने कार्रवाई की है. मैंने सारे बच्चों को नीट केयर एंड प्रोटेक्शन, मेरा काम है बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, तो मैंने सारे बच्चों को नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए अपने शेल्टर होम में दाखिल किया, और बाकायदा उनके माँ बाप को पता लगाने के लिए, उनका आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए, उनका एसआर करने के लिए मैंने मेरी प्रोसेस चालू की. 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद में एक व्यक्ति पॉलिटिशियन जाता है, वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि एक ऐसा ऐसा मुस्लिम व्यक्ति है, उसने ऐसे ऐसी मदरसों के बच्चे के ऊपर में कार्रवाई की है और बच्चों को डिटेन किया है. अभी वो सब कार्रवाई हो गई थी, डिटेन वाले शब्द हो गया था, सारी चीजें हो गई थी. उसके बाद में जो चीजें नहीं होना था, वहां से शुरुआत हो गई कि वो मीडिया में मामला गया, कोर्ट तक मामला गया, और कोर्ट से मेरे को डायरेक्शन आए कि जो बच्चे बिहार, बाहर राज्यों से आए होंगे, उनके ऊपर गंभीर स्वरूप के गुने दाखिल करिए. सर ने पैरेखान सर के पास मैटर गया. सर ने एक कमेटी बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, और उस प्रकरण को अभी तक के हल किया जा रहा है. अभी मेन मसला क्या है, मैंने जब वनी की रिपोर्ट बुलाई तो 20-22 स्क्वायर फुट के एक रूम में और 2 संडास बाथरूम में 25-26 बच्चों को रखा जाता है. हाउ कैन पॉसिबल इन ह्यूमैनिटी डाउन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, नॉट अ बेसिक राइट इन इम्प्लीमेंटेशन. अगर 22 बच्चों को आप 22 फुट के एक रूम में रख रहे, पॉसिबल है? 2 संडास बाथरूम में पॉसिबल है? और फिर उसमें भी मैंने रिपोर्ट में ये देखा कि आधे जगह में डेग रखी हुई है, गंज रखी हुई है, जाले लगे हुए हैं, कीड़े घूम रहे हैं, मच्छर घूम रहे हैं. अगर हमारे घर में हमारा बच्चा रहता तो इस तरह से रहता? ऐसे रहता नहीं. तो इसीलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन की जरूरत है. मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग जुनाइल जस्टिस एक्ट में आए. मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग एक्ट फॉलो करो. नहीं फॉलो करेंगे तो कार्रवाई होगी. इसीलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस. और हमने जब महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने जब पहला मुस्लिम अधिकार दिवस मनाया, तो हमारे सर ने पहले एक भूमिका रखी, मेरा भी अधिकार है, और बच्चे के अधिकार के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन किया. और फिर बच्चों के अधिकार के लिए कौन कौन चीजें, तो मैं भी हूं, आप भी हो, सब लोग मिलकर काम करेंगे. अगर हम मदरसा चलाना चाहते तो बिल्कुल हम मदरसा बोर्ड की बात करेंगे कि यूपी में भी है मदरसा का बोर्ड है, बिहार में भी मदरसा बोर्ड है, वो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए. इसीलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन की गरज है.
और चाइल्ड प्रोटेक्शन को बहुत आसान तरीके से हम लोग बताना चाहते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, और ये हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन आप लोग नहीं समझेंगे ना तो कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा, अगर कोई पूना से है, इधर से पूना से अगर होगा तो आनंदी में एक कार्रवाई हुई है, और आनंदी के अंदर में जितने भी आश्रम चल रहे थे जो बच्चों के थे, उसमें एक बच्चे के साथ में एब्यूज की घटना हुई, सारे आश्रमों को बंद कर दिया गया। अगर ये वहां हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा, नो डाउट। मैं नहीं बोलता कि सारे मदरसे अच्छे नहीं, बहुत सारे मदरसे अच्छे, बहुत अच्छी तालीम दे रहे, लेकिन हमको उस प्रोसेस से आना पड़ेगा। हम बोलते कि सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, अधिकारी हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं। अरे आप उस फॉलो नहीं करेंगे, आप रिपोर्ट को फॉलो नहीं करेंगे, बच्चों के अधिकार का वायलेंस करेंगे, बच्चे के राइट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी ना। ये जो अधिकार और सेक्शन की जो बातें करेंगे हम लोग, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बातें करेंगे, आपको सबको समझना है। नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज। स्कूल चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रेजेंटेशन है। जितने भी नई गाइडलाइंस आपने देखा होगा, ठाणे में बदलापुर के बाद में बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें अलग अलग चीजें हुई, स्कूल में अलग अलग धोरण और नियम तैयार हुए, जिसमें नवीन शासन निर्णय कायदे और मार्गदर्शक तत्वावर आधारित है। शाळांसाठी प्रशिक्षण हे स्पेशली उन लोगों के लिए था जो स्कूल में प्रिंसिपल्स है, स्कूल में टीचर है, मैनेजमेंट कमेटी के बॉडी के लोग हैं, उन लोगों के लिए था। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन जाकिर सर ने बोला कि इधर भी हम लोगों को देना है, तो हम लोग इसको भी प्रेजेंटेशन आज जाकर निश्चित। बालकांचे संरक्षण हा मूलभूत मानवीय अधिकार है। बच्चों का राइट्स एक बेसिक है। हमारे ऐसे देखा जाएगा तो बच्चों के बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे, लेकिन मूलभूत अधिकार ये 4 है। वो कौन से? पहला, जीवन जीने का अधिकार, दूसरा राइट टू डेवलपमेंट का अधिकार, तीसरा राइट टू प्रोटेक्शन का ऑफिसर, और चौथा राइट टू पार्टिसिपेंट का। अब जीवन जीने का अधिकार तो किसका है? जो रास्ते पर भटक रहा बच्चा उसका भी है, जो भीख मांग रहा है उसका भी है, जो झोपड़ी में रह रहा है उसका भी बच्चा है, जो मिसिंग है उसका भी राइट्स है, जो माइनॉरिटी में है उसका भी राइट्स है, जो चाइल्ड वायलेशन के एक्ट में शामिल हुआ उसका भी है, और जो बच्चा संबंधित वंचित घटक से आता है वो सबका है। उन सबको बच्चों का अधिकार मिलना चाहिए। अब अगर हम लोग दे रहे बच्चों को राइट्स भी दे रहे, मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ रहे, लेकिन किसके पैसों से पढ़ रहे? किसके पैसे से पढ़ रहे? ज़कात के पैसों से पढ़ रहे। अरे बच्चों के राइट्स को आप ज़कात के पैसों से चलाते हैं। मौलाना चाहता है मैं यहां पर किसी कौम को